हेलो गाइस, वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। तो आज हम देखने जा रहे हैं 28 मई 2020 करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते हैं, हम अच्छी अच्छी जगह से लाते हैं। तो अल्फा टेक्नो का उद्देश्य है कि डेली करंट अफेयर्स, प्रस्तुति, विदेश और देश विदेश की सारी नीतियां, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं, खेल गतिविधियां, पुरस्कार, दिन दिवस में संबंधित नवीनतम अपडेट उपलब्ध कराना है। तो चलिए करंट अफेयर्स क्विज 28 मई 2020 के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अगर हम आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्न में से कौन सा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश हेतु गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं। तो हम देखें तो यहाँ पे राजेश भूषण जी, हमारे राजेश भूषण के भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं। समिति के गठन केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें 11 सदस्य शामिल हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं औषधि महानियंत्रक डॉक्टर ईश्वर रेड्डी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नियमन में वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए समिति को सहायता प्रदान करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गुजरात की खेल संगठन के इच्छुक एथलीट को प्रशिक्षण हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो हाल में ही TCLL, जो कि हमारी खेल प्राधिकरण गुजरात की कंपनी है, कि व्यक्तित्व कौशल विकास के लिए पूरे गुजरात में इच्छुक एथलीटों के प्रशिक्षण प्रदान करने के टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड, इसको फुल फॉर्म है TCLL, टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, एक MOU साइन किया है। और खेल प्राधिकरण गुजरात और TCLL के बीच साझेदारी खिलाड़ियों के मुद्दों को संबोधित करेगी तथा अपने खेल का प्रबंधन करने और प्रक्रिया में सफल खिलाड़ी बनने में मदद करेगी। तो हम देखेंगे कि गुजरात गवर्नमेंट ने TCLL, जो कि हमारी टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड है, इसके साथ हमारा MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत गुजरात के जो खिलाड़ी होंगे उनको एक प्रकार का ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि इसके साथ एक हमें खेल प्रतियोगिता या फिर कुछ ऐसे उनके साथ प्रैक्टिस के लिए, और उनके साथ खेल प्राधिकरण जो गुजरात है, उन्होंने इसके साथ MOU करके खेल प्रबंधकों और प्रक्रिया सफल खिलाड़ी बनाने में मदद करने के लिए इसके साथ एक समझौता किया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है, कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने हेतु एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हाल में उत्तराखंड, देखो अगर हम जानते हैं कि उत्तराखंड 2000 से पहले एक उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, बट 2000 के बाद एक ये अलग स्टेट बन गया है। तो हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड में, अगर हम जानते हैं उत्तराखंड में 70% से अगर एबव हम वहाँ पे जंगलों को देख सकते हैं। और हाल में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के जंगलों में आग भी लगी हुई है, एक मैसिव फायर वहाँ पे लगा हुआ है। ये भी इसके कारण भी कुछ हैं, जैसे उसका अगर आग लगने के कारणों के पीछे अगर बात करी जाए तो वहाँ का एक एक मैन मेड रीजन भी हो सकता है या नेचुरल रीजन भी हो सकता है। नेचुरल रीजन इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो ऐसे कुछ पेड़ होते हैं, वहाँ के पेड़ों से कुछ पदार्थ टाइप का निकलता है, ऐसा पदार्थ होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो वहाँ पे इसके कारण अगर वहाँ पे हल्की सी भी हीट हो जाती है तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये तो हुई, मैंने कुछ एक्सटर्नल चीज़ें बता देता हूँ बीच में। तो अगर उत्तराखंड की बात करिए तो उत्तराखंड में हमारे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ 70% अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयासों को रेखांकित करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजातियों में संरक्षण के लिए जर्म प्लाजा संरक्षण है। संरक्षण कार्यक्रम के गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिक द्वारा कोरोना वायरस का संभव इलाज करने के लिए शोध में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को विश्व ब्लोजर वन सेवा अध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी ने लागू किया है। अगर ये देखा जाए तो वन सेवा अधिकारी वहाँ के जो संजीव चतुर्वेदी हैं, उन्होंने लागू लगभग ये 1145 पौधों को, प्रजातियों को संरक्षण किया है, जिसमें कुल संरक्षण में से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची के तहत 46 प्रजातियां उत्तराखंड के लिए स्थानिक हैं और 60 प्रजातियां दुर्लभ, लुप्तप्राय या खतरे में। रिपोर्ट जो संरक्षित पौधों के सबसे बड़े भंडार में से एक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, किसने पैरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एन एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो हाल में ही विश्व राष्ट्रीय संघ की जो कार्यालय है उसने एक पैरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 एक रिपोर्ट जारी करी है। तो हम देखेंगे कि विश्व राष्ट्रीय संघ की है क्या है। तो अगर हम देखें कि राष्ट्रीय संघ की कार्यालय व्याख्या, राष्ट्रीय संघ की कार्यालय NSB द्वारा पैरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 जारी की गई है। रिपोर्ट की कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एक नए ग्राहकों के पैरोल डेटा पर आधारित है, जिसे ECE द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो कौन सा राज्य प्रति वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाता है। तो हम देखें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हर ये 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे झीरम श्रद्धांजलि होती क्या है, उसको क्यों मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की अगर राजधानी की बात, अगर हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ रायपुर है। वहाँ के अगर हम
राज्य सरकार की बात करें तो 25 मई वर्ष 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सुरक्षा बलों जवानों को विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को प्रतिभा झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भूपेश बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, तो भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इन दिनों को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय किया है। तो आप समझ गए होंगे झीरम श्रद्धांजलि दिवस क्यों मनाए जाते हैं। वहाँ के जो वरिष्ठ नेताओं द्वारा सुरक्षा बलों जवानों प्रति के समय नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों की स्मृति। एक्चुअली में वहाँ पर क्या होता है, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नक्सलवादी इलाका वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कभी हम सुनने आए थे कि वहाँ पे किसी पॉलिटिशियन पर हमला होगा या किसी हमारे आर्मी के जवानों पर हमला हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को एक प्रकार का देखने के लिए या उनको मनाने के लिए, जैसे उनको याद करने के लिए ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो उसे हम झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय लिया है हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करी जाए तो किस राज्य में कांगड़ा चाय की उत्पादन की जाती है। तो हाल में अगर देखा जाए तो कांगड़ा चाय हमारी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया जाता है। अगर कांगड़ा जिले में किया जाता है तो इसका नाम कांगड़ा चाय इसलिए। और 2005 में इसे भौगोलिक संकेत इसलिए जीआई टैग ज्योमेट्रिकल इंडिकेशन में मिला है कांगड़ा चाय, ये हिमाचल प्रदेश की है। 19वीं शताब्दी के मध्य में घाटी में ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का उत्पादन किया जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 25 मई को राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। अब इसे कौन मनाता है, क्यों मनाया जाता है, तो हम आगे चल के देखेंगे। तो 20 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उन गुमशुदा बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो किसी कारण अपने घर पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो जो अभी भी लापता हैं, जो अपराध के शिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बालक दिवस का प्रतीक चिल्ड्रंस डे इज द इस पे जो उनका वो है प्रतीक है जो चिल्ड्रन डे इज द फॉरगेट मी नॉट फ्लोवर। शुरुआत में इस दिनों को 1979 में न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय इतन पाठक के लापता होने के बाद 1983 में राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा अमेरिका में 25 मई को मिसिंग बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICMEC गुमशुदा बच्चे यूरोप और यूरोप आयोग की सहयोगात्मक प्रयासों में 2001 में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को औपचारिक रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो हम देखा जाए 2001 में इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है 25 मई को। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला दिन है जिसे हमको याद रखना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस राज्य ने रोजगार सृजन के उद्देश्यों से खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है। तो हाल में ही मिजोरम की सरकार ने, वहाँ की राज्य सरकार ने खेलों को एक प्रकार का औद्योगिक का दर्जा दिया है। क्षेत्र के उद्योग की स्थिति प्रदान करने से खेल क्षेत्र की आवश्यकताओं और क्षेत्र में शामिल अन्य लोगों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मिजोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिए फुटबॉल खेलने वालों का एक पूल है। हाल के वर्षों में हॉकी और भारोत्तोलन में भी राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खेल मंत्री रॉबर्ट ने खेलों को दर्जा देने की सलाह दी है। इससे स्पोर्ट्स और निवेशकों और प्रमोटर्स के अलावा खिलाड़ियों को सबसे अच्छा फायदा होगा। भारत में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL जिसे 12 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करिए तो किस राज्य में सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। तो हाल में ही तमिलनाडु में सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है। तो हम देखेंगे सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम क्या है। तो तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय और बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम केंद्रीय कृषि सुधार योजनाओं के तहत कार्यान्वित किया जाता है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम उपयोग किसानों द्वारा इस तरह से अवन्वय कार्यों में किया जा रहा है। बिजली के बाढ़ गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और जानवरों विशेष रूप से हाथियों से हमले से जोखिम को कम करने के लिए राज्यों के विभिन्न हिस्सों को स्थापित किए जा रहे हैं। योजनाओं के तहत विद्युत बाढ़ की निर्माण लागत 50% किसानों को सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की देखते हैं कि समाप्ति प्रसूति नालवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो 23 मई को समाप्ति प्रसूति नालवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है। तो 23 मई को समाप्ति प्रसूति नालवरण एंड जेंडर इनक्वलिटी एंड हेल्थ इनक्विटीज एंड फिस्टुला
है। समाप्ति प्रसूति नरवण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। प्रसूति नरवण सबसे गंभीर दुखद चोटों में से एक है, बच्चे के जन्म के समय हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रस्तुत ये प्रकार का एक ये देखा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 16.40 में पारित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रकार का जागरूकता बढ़ाने और प्रसूति नालवरण को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई तेज करने के लिए किया गया था। प्रसूति नालवरण की स्थिति आमतौर पर महिलाओं को असहय में छोड़ देती है, जिसके कारण वे अक्सर अपने समाज से दूर हो जाते हैं। उचित उपचार न मिलने के कारण वे वर्षों दशकों इस स्थिति में रहते हैं। यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स 28 मई का अच्छा लगा हो तो हमारी या कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।